सपोर्ट सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड आउटकम। अभी जो पिछला हमारा सेशन हुआ था, सेकंड सीरीज हुई थी, उसमें हमने सर्विस प्रोविजन और पेशेंट राइट, सेवाओं का प्रावधान और मरीजों के अधिकार के ऊपर बात की थी। उसी का मैं थोड़ा आपको विश्लेषण पिछला बताना चाहूंगा कि हमने उसमें क्या चीजें कवर की थी, ताकि आप उस चीज को रिकॉल कर पाए। एरिया ऑफ कंसर्न ए, दैट इज सर्विस प्रोविजन, जिसमें कि सेवाओं के प्रावधान के बारे में हमने बात की थी। इसमें हमने बात की थी कि नॉट ओनली द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज बट ऑल्सो द यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज इज फोकस, बिकॉज समटाइम वी आर having like teleconsultation services or telemedicine services, but nobody is coming to our facility to utilize these facilities. Maybe we are type B facilities where the deliveries are conducted, but very few people are aware that these services are provided by the sub-health center. So under area of concern A, service provision, we are not only seeing the availability but also the utilization of these services by the community, जिसमें कि आपका दवाओं का यूज, उसमें आपके जितने टेस्ट अवेलेबल हैं आपके पास सब हेल्थ सेंटर पे, उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। एरिया ऑफ कंसर्न ए में सब हेल्थ सेंटर पे हमारे 2 स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड A1 बात करता है द फैसिलिटी प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव एंड पैलिएटिव केयर सर्विसेज एट द सब हेल्थ सेंटर। इसमें स्टैंडर्ड A1 में हमारे 14 मेजरेबल एलिमेंट है, मानक योग्य घटक जो है 14 है, जिसमें कि शुरू के आपके 7 जो मेजरेबल एलिमेंट्स हैं, दीज आर कंसर्न्ड विद द बेसिक सर्विसेज, बेसिक पैकेज सर्विसेज, जिसमें कि आप गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों का, एडोलेसेंट, फैमिली प्लानिंग और NCD और CD, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक और असंक्रामक बीमारियों के बारे में जो हमारे पैकेज बने हुए हैं, जिसके बेसिस पे हमारा सर्विसेज और असेसमेंट दी जाती है। उसके बाद फ्रॉम मेजरेबल एलिमेंट 8 to 13 वी हैव एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज, जिसमें कि हमने कवर किया है आई, ENT, ओरल केयर, जीरियाट्रिक केयर, मेंटल हेल्थ और इमरजेंसी केयर। और लास्ट जो हमारा मानक योग्य घटक है, जिसमें कि मेजरेबल एलिमेंट A1.14 है, उसमें हम बात करते हैं प्रमोशन एक्टिविटीज की, जिसमें कि आप VHNCs जो हम कंडक्ट करते हैं रोगी की सहायता के लिए, जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप और पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स बनाए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारे जांच बिंदु जो चेक पॉइंट है वो अरेंज्ड है। जो हमारा सेकंड स्टैंडर्ड है A2, वो बात करता है रिगार्डिंग द फैसिलिटी प्रोवाइड्स ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज एज मैंडेटरी। तो इसमें 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट है ड्रग्स का, दवाइयों की उपलब्धता, जिसमें कि एज पर द EML एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हमारे पास कितनी दवाएं उपलब्ध हैं और वो DVDMS पोर्टल से लिंक है कि नहीं। दूसरा इसका कंपोनेंट है कि जो क्रॉनिक डिजीज है, जो जिसके लिए लगातार पेशेंट को दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर जैसी चीजें हैं, उनके लिए रिफिल की सुविधा है कि नहीं दवाइयों की। और दूसरा जो इसमें हमारा मेजरेबल एलिमेंट है, मापन योग्य घटक है, उसमें हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक सर्विसेज की, जिसमें कि हमारे जैसे 14 टेस्ट मैंडेटेड हैं हमारे सब हेल्थ सेंटर पे, तो कितने हमारे RDK रैपिड डायग्नोस्टिक किट जो तुरंत जांच के लिए हमारे पास उपलब्ध है। उसी में हम देखते हैं कि हब और स्पोक का जो प्रोविजन है, कि हमारी जो फैसिलिटी है, यदि रेफर करना पड़े हमें किसी सैंपल को, तो किस तरह से वो फैसिलिटी लिंक्ड है। तो ये 2 स्टैंडर्ड हमारे कवर करते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस प्रोविजन, जो कि सब हेल्थ सेंटर पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है, विचारणीय जो क्षेत्र है, वो है पेशेंट राइट, दैट इज रोगी के अधिकार, जिसमें कि हम बात करते हैं सेवाओं की सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि वहां पे हम साइनेज अवेलेबल हैं कि नहीं, सही जानकारी के लिए वहां पे
सिटीजन चार्टर, जिसमें कि हम नागरिकों के जो हमारी पब्लिक फैसिलिटी को विजिट कर रहे हैं उनके क्या अधिकार हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व हैं, जिसमें हम हमारी जो सेवाएं उपलब्ध है उनके बारे में जानकारी देते हैं। इसका एक फॉर्मेट भी हमने पिछली बार एक लिंक के थ्रू शेयर किया था कि उसको देख के आप एज ए रेफरेंस पॉइंट अपने यहाँ अपनी हेल्थ फैसिलिटी पे भी सिटीजन चार्टर डिस्प्ले कर सकते हैं। दूसरा है मुफ्त सेवाएं, अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। जैसा कि हमने बताया है कि हमारे सब हेल्थ सेंटर पे सभी जो दवाइयां मिलती हैं जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं विदाउट एनी कॉस्टिंग। तीसरा है रोगी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें कि हम बात करते हैं कि यदि कोई फीमेल विजिट कर रही है फैसिलिटी तो उसकी गोपनीयता और प्राइवेसी को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। जो हमारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जो पेशेंट के मरीजों के रिकॉर्ड हैं, उनकी हम रख रखाव कैसे कर रहे हैं, उनके भंडारण का हमारे पास क्या क्या प्रयोजन है, ये सारी चीजें हम कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी में कवर करते हैं। भेदभाव ना करना, नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग विद एनी पेशेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। और दीज थिंग्स वी हैव आल्सो मेंशन्ड दैट कि किसी भी पेशेंट के साथ जाति धर्म के आधार पर हम लोग अपनी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। यदि कोई शिकायत है तो उसके लिए हमारे पास ग्रीवांस रिएड्रेसल सिस्टम है, जिसमें कि हम यदि कोई शिकायत का हमारे पास वो है तो उसके लिए हमने एक फॉर्मेट आपको शेयर किया था जिसको कि आप देख के रेफरेंस लेके अपने यहाँ पे भी अपने सब हेल्थ सेंटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं कि आपके यहाँ ग्रीवांस रिएड्रेसल के लिए शिकायत के निदान के लिए क्या प्रयोजन। एरिया ऑफ कंसर्न डी, जो हमारा रोगी के अधिकार हैं, उसमें हमारे 5 स्टैंडर्ड हैं जो हमारे मानक हैं, जिसमें हमने पहला है अवेलेबिलिटी, जिसमें कि अवेलेबिलिटी की हमने बात की, जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है। अवेलेबिलिटी में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्स है, CHO ANM है, वो अपनी ड्यूटी पे हैं, वहाँ पे दवाइयों की उपलब्धता, वहाँ पे टेस्टिंग की उपलब्धता, ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। एक्सेस जो पहुंच है कि वहाँ पे यदि कोई विकलांग आ रहा है, कोई महिला आ रही है तो उनके लिए या कोई इस तरह का स्ट्रेचर या ट्रॉली की उपलब्धता है कि नहीं है, कि एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाए। एक्सेसिबिलिटी को हम देखें तो ये फिजिकल एक्सेसिबिलिटी भी है और फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी भी है। फिजिकल इन द सेंस कि हम फैसिलिटी को इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं कि यदि कोई इस तरह से मरीज आता है, पेशेंट आता है, तो उसके लिए हमारी सभी क्षेत्र जो हमारे डिपार्टमेंट है एक्सेसिबल हो। फाइनेंशियल की उसमें हम किसी तरह की कॉस्टिंग नहीं है, सभी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का भेदभाव न करना, जिसका हमने बताया कि हमारे पास ऐसा प्रोविजन है कि फैसिलिटीज में किसी के साथ भी जाति धर्म या इन चीजों के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ग्रीवांस रिड्रेसल का सिस्टम हमारी फैसिलिटी में है। प्राइवेसी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता में हम देखते हैं कि फिजिकल प्राइवेसी, जिसमें कि हम विजुअल प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, दर्शक जो गोपनीयता है, और साथ में साथ पेशेंट के यदि कोई रिकॉर्ड्स हैं तो उनकी भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाती है। फिर आखिरी जो हमारा 5 नंबर का जो स्टैंडर्ड है, मानक है, उसमें मैंडेटेड फ्री सर्विसेज प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, जिसमें कि हम सभी जो निःशुल्क सेवाएं हैं उनके बारे में मरीज को जानकारी देते हैं, अपने हेल्थ केयर फैसिलिटी पे डिस्प्ले करके रखते हैं। ये जो 2 एरिया ऑफ कंसर्न है, विचारणीय क्षेत्र थे हमारे एरिया ऑफ कंसर्न A और B, जो कि हमने पिछली बार कवर किए। इसका एक हमने लिंक भी बना के जनरेट किया है और वो आपका फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप भी यूज कर सकते हैं और अपनी फैसिलिटी के दूसरे स्टाफ को भी ट्रेनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। आज जो हमारे विचारणीय क्षेत्र हैं वो एरिया ऑफ कंसर्न C इनपुट और D सपोर्ट सर्विसेज, सहायक सेवाएं। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगा एरिया ऑफ कंसर्न C के लिए इनपुट डॉक्टर नीरज गौतम को, सीनियर कंसल्टेंट सर्टिफिकेशन यूनिट क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी NHSRC, for continuing the session on area of concern C input. Good afternoon, everyone. Okay, till now we have continued with this webinar series, and we have already conducted 2 sessions, as Dr. Naveen has clarified earlier in his recap session. We have talked about the area of concern A and B,
that talks about the service provision and the inputs. Then the patient rights other. The Hindi में I will like to continue this session in bilingual languages, both will using the Hindi and English, so that it will be easy for all our participants to understand from across the country. तो अभी तक जो हम लोग का वेबिनार सीरीज शुरू हुई है उसमें जैसे डॉक्टर नवीन ने आपको बताया कि हम 2 एरिया ऑफ कंसर्न ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पहला एरिया ऑफ कंसर्न सर्विस प्रोविजन के बारे में कहता है और दूसरा एरिया ऑफ कंसर्न पेशेंट राइट्स के बारे में बताता है। तो मुझे आज आपको एरिया ऑफ कंसर्न सी इनपुट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी, विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया है। एंड आई एम हियर टू प्रेजेंट एरिया ऑफ कंसर्न इनपुट्स, हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट दिस अंडर दिस एरिया अंडर एनक्वास for achieving the NCLAS certification. First, I will talk about this. How many standards are there in this area of concern C? We have 5 area of concern is 5 standards in area of concern C. First talks about this safe structure that is required for providing the assured services and comfort to the users as per the prevalent norms that are required to be maintained. जो पहला स्टैंडर्ड है हमारा स्टैंडर्ड C1 में हमारा एक एडिक्वेट और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब कि जो भी जरूरत का सामान, जरूरत की बिल्डिंग की बात करें या हमको जो भी उस अस्पताल में चिकित्सा सेवाएं देने के लिए एक रिसोर्स की जरूरत है, उसके लिए बारे में पूरा एरिया ऑफ कंसर्न सी कवर करता है। इसमें पहला स्टैंडर्ड हमको इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जानकारी के बारे में पूरा बताता है कि इन मानकों के आधार पे हम अपने अस्पताल को, अपने सब सेंटर को हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। सेकंड स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड C2. स्टैंडर्ड C2 टॉक्स अबाउट द HR में basically we cover the how much qualified and trained staff is required for providing those assured services which are required under service packages in आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब सेंटर्स। स्टैंडर्ड C2 की बात करें तो स्टैंडर्ड C2 हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी है उसके बारे में बात करता है, वो कितना क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ हमको वहां पे जरूरत है उस सब सेंटर को, उस उप केंद्र को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसकी बात स्टैंडर्ड C2 में कवर होती है। अगर स्टैंडर्ड C3 की बात करें तो स्टैंडर्ड C3 में आप जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड इवैल्यूएशन और जो उसके हम कॉम्पिटेंस ऑफ परफॉर्मेंस की बात करेंगे स्टाफ की, तो वो C3 में कवर होता है। स्टैंडर्ड C3 covers the defined and established procedures that are required for utilizing, evaluating and augmentation of competence and performance of the staff. The staff force standard C4 covers the availability of drugs that are required as per the mandates for providing the assured services. Standard C4 ड्रग्स एंड कंज्यूमर्स जो भी जरूरत होती है आपके सब सेंटर पे उस अपनी 12 सर्विस पैकेजेस के आधार पे सर्विस सेवाएं देने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में स्टैंडर्ड C4 में जानकारी मिलती है। स्टैंडर्ड C5 की बात करें तो आपके अस्पताल में सब सेंटर में जितने भी इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जरूरत है एज पर दी एश्योर्ड लिस्ट ऑफ सर्विसेज, क्योंकि अब हम लोग ऑलरेडी 12 सर्विस पैकेजेस पे काम करना और NCLAS सर्टिफिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं, तो ऑल दी लिस्ट रिक्वायर्ड इज गिवन इन दिस स्टैंडर्ड C5. Standard C5 talks about the functional equipment and instrument required for providing those assured list of services as per the mandated 12 service packages required to deliver the services in आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब हेल्थ सेंटर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड C1 की। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड C1 that talks about the safe infrastructure and adequate and safe infrastructure for delivery of assured services as per the prevalent norm, and it provides optimal care and comfort to the users. Standard C1 की अगर आप बात करें तो पूरा इसके अंदर हर चीज वो कवर होती है जो आपको सर्विसेज देने के लिए वहां पे रिक्वायर होगी, चाहे वो आप अगर बिल्डिंग की एरिया की बात करें, आप वहां पे कितना बड़ा आपको PD एरिया होना चाहिए, आपका डिमार्केटेड कौन सा स्पेस है, तो सारी कवरेज एज पर जो भी हमारे नॉर्म्स हैं IPHS की उसके हिसाब से स्टैंडर्ड C1 डिजाइन किया गया है, जिसके बारे में आगे विस्तृत जानकारी देंगे।
So first ME that comes under standard C1 is ME C1.1 that talks about that facility as adequate infrastructure, space and amenities as per patient or workload. तो पहला जो ME C1.1 है इसमें वो बात करता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपके यहाँ और आपको क्या क्या स्पेस और सामान की जरूरत पड़ेगी अपने पेशेंट को और अपने कार्यभार के हिसाब से उसको कैसे आपको वहां पे क्या क्या मेंटेन करना है। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंटेशन की बात करूंगा। आई विल टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर सब हेल्थ सेंटर एज पर दिस check points given in this standard C MEC 1.1 in area of concern C, that is input. पहला अगर आप देखेंगे तो we should have that demarcated area for consultation to be maintained with privacy for examination with adequate illumination. That this may come under 2 to 3 checkpoints we'll be covering in this part. If you can see that you must have that demarcated area where you are providing the consultation to the patients coming or clients coming to your sub center. There should be an adequate privacy. If you are examining the patient, you should have a screen or something or a curtain that will be providing the virtual privacy to the patients as well, as that was talked about the patient right, that is their right to have privacy or confidentiality. And you must have adequate illumination guidelines. You can refer to Kayakkal guidelines or in Kayakkal book that is given, or you may refer the BIS guidelines that are available on government websites. How much light illumination is required to for any activity to be conducted. For example, if you can read a newspaper in a simple light, so that is adequate enough to have this consultation part. अगर आप बात करें पहले की बात करूं तो आपके पास एक कंसल्टेशन देने के लिए मरीज की को कंसल्टेशन देने के लिए आपके पास एक स्पेस होना चाहिए प्रॉपर, जहां पे आप मरीजों को प्राइवेसी भी दे सकें। आप अगर उसका एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो आपकी एग्जामिनेशन टेबल के पास आपके पास स्क्रीन होनी चाहिए या फिर कर्टेन होना चाहिए, जिससे आप उसको कवर करके उसको प्राइवेटली एग्जामिन कर सकें, जिससे उसकी विजुअल प्राइवेसी कभी ब्रीच ना हो। और इसी तरह आपको आपके जो कार्यस्थल है वहां पे एक एडुकेट लाइट की रिक्वायरमेंट है जिसमें आप काम कर सकें। तो एडिक्वेट लाइट के लिए अगर बात करूं तो अगर आप एक न्यूज़पेपर किसी लाइट के नीचे रोशनी में पढ़ सकते हैं तो इसका मतलब वहां पे इतनी लाइट है कि आप कोई भी काम उसमें कर सकते हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग अगेन कि आई विल बी कंडक्टिंग दिस सेशन इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. So I will be repeating each and every point once in English and again in Hindi, so that each audience or all of our participants may have equal understanding for those points which I want to convey to them. Thank you so much. And I will next point, if we want to talk about that, you have to ensure that availability of racks and almirah should be there for storing this medicine, consumables and equipments. This also covered in C1.1 EME and ME under standard C1. अवेलेबिलिटी रैक्स अलमारी के अवेलेबिलिटी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी दवाइयां और बाकी के कंज्यूमेबल्स और इक्विपमेंट जो भी जरूरत है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी इंश्योरिटी आपको करनी है कि हाँ आपके पास ये चीजें, सामान तो आपके पास है, सामान की बात हम आगे करेंगे क्या क्या सामान की जरूरत है, बट सामान आपके पास उसको रखने के लिए जो हमारे पास जगह होनी चाहिए वो भी आपके पास, आपको इंश्योर करना है कि प्रॉपरली वो बना रहे ताकि वो एक मेंटेन्ड रहे और कोई भी सामान आपका इधर उधर ना फैला हो। इसी तरह इफ यू टॉक अबाउट वेटिंग एरिया, तो देयर शुड बी अ वेटिंग एरिया दैट हैज टू बी कवर्ड with proper sitting space as per IPHS. You can see the IPHS guideline that are required in 2025 chairs, but as per it may depend on your patient load also, how much patient are coming in a particular day. So you have to maintain that working waiting area as per the requirement of your health facility. आपके पास जो वेटिंग एरिया है जहाँ पे मरीज आपका इंतजार करेगा वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए और वहां पे उनके बैठने की उचित व्यवस्था भी वहां पे होनी चाहिए। You must have adequate space for conducting lab investigation. यहाँ पे here we are not talking about that you must have the separate room for conducting the lab investigation, because major of the lab investigation are done through the rapid diagnostic kits in your surveillance centers. So you must have a proper space, actually at least an adequate space that where you can conduct those lab activities.
so that your consultation part and laboratory activities part should have some space and some difference where you can maintain that privacy of the patient and others. In fact, you can also prevent infection from spreading from one patient to other. इफ हिंदी में समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास लैब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी आपके पास एक उपलब्ध होना चाहिए जगह, जहां पे आप जो भी इन्वेस्टिगेशन रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स के माध्यम से करना चाहते हैं वो आप वहां पे बैठ के कर सकें। इसके लिए आपको सेपरेट रूम की जरूरत नहीं है कि आपको लगे कि आप इसमें आप अलग कमरा चाहिए होगा तो मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगा। वहां पे अगर आपके कमरे में कहीं भी एक रैक बनी है, वहां पे भी आप अपना लैब का सामान रख करके वहां पे अपनी लैब सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। Similarly, you must have adequate space for conducting yoga sessions. योगा सेशन की बात करें तो योगा सेशन के लिए आपको आपके परिसर के अंदर आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए जहां पे आप योगा की एक्टिविटीज और अदर प्रमोशनल हेल्थ एक्टिविटीज आप कंडक्ट कर सकें। You must have this space for yoga session inside your premises. It should not be outside your premises rather. कहीं भी if you have found some open area you are conducting yoga session there, it's not mandated as per our class checklist. It is mandated कि your yoga session activity should be conducted inside the premises of the Ayushman Arogya Service Center. Similarly, you must have the demarcated area for providing the immunization services which are provided by ANMs or maybe CHO sometimes if ANM is not there. So there must be a demarcated area for providing this immunization services as well in the sub-health center. If where I'm talking about this demarcated area, it doesn't mean that you will be requiring a separate room for conducting these activities. Their space demarcated means कि आप एक स्थान को चिन्हित कर दीजिए. You should mark this space कि this is for this particular activity only. और वहाँ पे and there we are not supposed to do any other activity. Means if you are doing lab investigation in a particular area, there you cannot provide consultation to the patient or immunization services. हिंदी समझाने के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं डिमार्केटेड एरिया की बात कर रहा हूं उसका मतलब ये है कि आप एक जगह चिन्हित कर दीजिए अपने सब हेल्थ सेंटर पे जहां पे आप ये सर्विसेज योगा सेशन की या लैब इन्वेस्टिगेशन की या इम्यूनाइजेशन की या कंसल्टेशन की देना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जहां पे लैब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहीं पे आप कंसल्टेशन करके आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको एक विस्तृत स्थान, आपका चिन्हित स्थान आपको लेना पड़ेगा जहां पे आप ये एक्टिविटीज सुचारू रूप से चला सके। You must ensure availability for power backup and you must use this energy efficient bulbs. You must ensure power backups through inverter or through solar panels that may be available in your several centers. You may use if in case you can manage the small generator that is also equivalent to provide the power backups. And there is also requirement that you are using the energy efficient bulbs like CFL or LEDs nowadays, and not using that regular bulbs that are used previously before in our households. अगर आप बात करें पावर बैकअप के बारे में तो पावर बैकअप के लिए आप अपने सब सेंटर पे इन्वर्टर का व्यवस्था कर सकते हैं या फिर आप सोलर पैनल भी आप वहां पे लगवा सकते हैं। अगर आप के पास है ऐसा मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसी कि आप वहाँ पे जनरेटर या छोटा मोटा जनरेटर भी आप इस्तेमाल कर सकें तो आप बिल्कुल उसको भी उपलब्धता वहाँ पे रख सकते हैं। और आपको साथ ही साथ ये भी देखना है कि आपके सब सेंटर में कोई भी पुराने वाले जो पीले बल्ब चलते थे वो ना हो और वहाँ पे आपके यहाँ सारे बल्ब जो हैं आपके एलईडी वाले या सीएफएल वाले बल्ब आपके यहाँ इस्तेमाल हो रहे हों। Similarly, you must have the CUG number or landline or internet connectivity as per our checklist. You must have a separate number for sub-health center and you must ensure that there is internet connectivity through Wi-Fi so that other teleconsulting services and other portals can be run through this through your sub-center only. आपको अपने अस्पताल में CUG नंबर की व्यवस्था करनी है या लैंडलाइन होना चाहिए और आपको साथ ही साथ ये देखना है कि आपके सर्विस सेंटर पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है कि नहीं है। प्रॉपर इंटरनेट होना बहुत जरूरी है ताकि आप वहाँ पे टेली कंसल्टेशन सर्विसेज और बाकी के जो पोर्टल्स हैं जहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करते हैं उनको आप प्रॉपरली अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकें ताकि आप पूरी की पूरी रिपोर्टिंग और सर्विसेज भी अच्छे से मरीजों को दे सकें।
इसी तरह अगर बात करें लेबर टेबल की, तो लेबर टेबल के साथ आपके पास मैट्रेस होना चाहिए एंड न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर होना चाहिए, और ये बेसिकली हमारा टाइप बी सब सेंटर के लिए एप्लीकेबल है, जहाँ पे हम डिलीवरी पॉइंट हमारा जहाँ प्रसव की सुविधा भी दी जा रही है. तो यू मस्ट इंश्योर दैट देयर इज अ लेबर रूम विद मैट्रेस एंड न्यूबॉर्न बेबी केयर कॉर्नर. This is applicable for type B sub centers where you are providing the delivery services to the patients and your clients. Similarly, you must ensure that your boundary wall is intact and with adequate height, so that you can also protect your sub centers through some of these illegal activities like theft or something. तो आपके पास जो भी बाउंड्री वॉल है आपके अस्पताल की, वो हर जगह से इंटैक्ट होनी चाहिए, टूटी फूटी बाउंड्री वॉल नहीं होनी चाहिए, और उसकी हाइट जो है ठीक ठाक हाइट होनी चाहिए, जो रिकमेंडेड है आईपीएचएस की गाइडलाइन के हिसाब से. तो आप एक बार अपनी आईपीएचएस सब सेंटर के लिए उस गाइडलाइन को फॉलो करें, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड जानकारी उससे प्राप्त करें, और उसके हिसाब से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड C1 के स्टैंडर्ड में आता है उसको अपने अस्पताल में प्रॉपरली ध्यान दें और उसको उसी हिसाब से डेवलप करें. यू मस्ट इंश्योर दैट टॉयलेट्स जो भी हैं आपके, जो टॉयलेट्स आर फंक्शनल विद रनिंग वाटर एज वेल एज दे शुड बी डिसेबल फ्रेंडली. अगर if you must have that ideally the checklist is saying that you must have the separate toilet for males, females and disabled friendly toilet. But if in case there's space constraint, you may check for this that your same toilet can be used for disabled and friendly by making a handrail available near the laboratory, so that the patient can disabled friendly, especially able patient can hold that and use this toilet again. अगर आपको अपने यहाँ ये भी उपलब्ध टॉयलेट्स की उपलब्धता भी देखनी है कि आपके यहाँ टॉयलेट जो है वहाँ पे उपलब्ध है और वहाँ पे पानी भी आ रहा हो, क्योंकि कई कई जगह पे हम लोगों ने देखा है कि टॉयलेट बने हुए हैं लेकिन वहाँ पे पानी का कनेक्शन ही नहीं है, एंड प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है. सिमिलरली हमारी चेकलिस्ट कहती है कि आपके पास सेपरेट टॉयलेट होना चाहिए मेल फीमेल के लिए, और आपका डिसेबल फ्रेंडली है, स्पेशली जो आपके विकलांगजन हैं, जो दिव्यांगजन हैं, दिव्यांगजनों के लिए आपके पास प्रसाधन की व्यवस्था भी होनी चाहिए. इसी तरह आपको वहां पे देखना है कि वहां पे आप जो आपके पास टॉयलेट की सीट है उसके पास आपको ऐसा हैंड रेलिंग जैसा लगा दे, जिसकी वजह से आपके जो दिव्यांगजन आते हैं आपके अस्पतालों में उनके लिए टॉयलेट इस्तेमाल करने में थोड़ी सी आसानी हो. आपको यू हैव टू इंश्योर एटलीस्ट पोर्टेबल वाटर supply for the patient, visitor and the staff, and water storage facility should be for at least for minimum days, and there should be periodic chlorination and quality of water testing should be done at regular intervals to ensure that the drinking water is clean enough so that it is not causing any waterborne disease to the patient or staff or the visitors coming to your sub-health centers. आपको इंश्योर करना है कि आप अपने अस्पताल में पीने युक्त पानी को साफ पीने युक्त पानी को की उपलब्धता मरीजों के लिए और आगंतुकों के लिए या अपने स्टाफ के लिए या मरीज के तीमारदारों के लिए पानी की व्यवस्था उचित आपने मेंटेन कर रखी है. आपको देखना है कि आपके पास एटलीस्ट पानी जो स्टोर हो रहा है वो 48 से 72 घंटों के लिए एटलीस्ट उतना मात्रा में पानी आपके पास होना चाहिए, और आपको लगातार उसका जो है क्वालिटी टेस्ट भी आपको पानी का करते रहना है, चाहे TDS का स्कोर हो, चाहे उसकी आपको आपके पास जो किट आती है वाटर टेस्टिंग की, आप उसको इस्तेमाल करके आप पानी की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हैं. और आपको रूटीन बेसिस पे आपको क्लोरिनेशन की जो गाइडलाइन आपको पता है कायको की गाइडलाइन में मिल जाएगा, उसमें आप क्लोरिनेशन कैसे करना है कि कितना ग्राम आपको क्लोरीन यूज करके पानी में डालना है, या टैबलेट्स आती हैं कैसे इस्तेमाल करनी है. तो आप गाइडलाइंस में से आप इसको ढूंढ करके आप इसके भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिससे आप पानी से होने वाले रोगों से अपने आप को, अपने मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को, आगंतुकों को इससे बचा भी सकते हैं. नेक्स्ट केस हमारा अगर बात करें नेक्स्ट MEC 1.2 की, तो उस पर अगर आप बात करेंगे तो हमारा दैट टॉक्स अबाउट दिस फिजिकल सेफ्टी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एंड फायर सेफ्टी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. MEC 1.2 talks about the that facilities ensuring the physical sector safety including this electrical and fire safety of the infrastructure. तो फिजिकल सेफ्टी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल और फायर सेफ्टी की बात होनी है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है फिजिकल सेफ्टी पे कि जो भी आपके यहाँ अलमारी या फिर कैबिनेट मौजूद हैं वो कुछ इस तरह से
दीवार से जोड़ दी गई हो, ताकि कोई भी ऐसा सिस्मिक सेफ्टी या कभी भूकंप आने पे या कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आने पे अगर कोई दिक्कत आती है तो अलमारियां आपके ऊपर ही ना गिर जाएं। तो इसको भी आपको उस हिसाब से सिक्योर रखना है ताकि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी safe and sound rahe. You must ensure that fixture and furnitures like almiras and cabinets, hanging objects that are available in this sub center must be fastened and secured properly, so that in case of any physical any natural calamities, there is no such incident should not happen, that like earthquake, if there is an earthquake, so the almirah fell down or something happening. So must ensure that all these almirahs and cabinets are properly fastened and secured. You also need to check that there is no loose hanging wires or temporary connection available in your facilities. All the wiring is properly intact. There should be no open plug top like this, something there's likely wires inserted in that socket of the electricity, and there's no wire joints or something. And for fire safety, if you are ensuring, you must ensure that there is availability of ABC type fire extinguisher and it must undergo regular maintenance at the regular interval of time according to the service provider which is providing you this ABC type fire extinguisher. Also, you must have this idea about how this fire extinguisher run, that you must have this idea about PASS. This synonym is, yeah, it's a code that is PASS. PASS is P stands for pull the pin and aim at the base of the fire, squeeze the lever, and last is sweep side to side. And similarly, you must check that all the fire exits are clear and there is no unnecessary dumping of some of the non value added जो आपका सामान है is placed there at the fire exits. इसको अगर हिंदी में समझाने की बात करें तो आपकी जो जितने भी आपको बिजली की तारें हैं वो सब एक तरह से फिक्स होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, वो लटकी उटकी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी खुली तारों का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और आपको इंश्योर करना है कि जो भी आपके प्लग पॉइंट है वहां पे भी तारें अगर लगी हैं तो उसके प्लग टॉप के साथ लगी हो, डायरेक्ट उसके सॉकेट में इंसर्ट ना पड़ी हुई हो जिससे करंट लगने का खतरा हो सके, या हो सकता है स्पार्क होने की वजह से शॉर्ट फायर के इंसिडेंट्स भी वहां पे क्रिएट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप फायर सेफ्टी की बात करें तो आपको यहाँ पे अपने यहाँ सब सेंटर पे ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर रखना है और उसको देखना है कि उसकी रेगुलर मेंटेनेंस की जा रही है कि नहीं जा रही है, सर्विस उसकी प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। वो पता चला उसके गैस खत्म हो गया, पाउडर खत्म हो गया, लगा है तो पाउडर नहीं भरा हो, तो ये सब आपको चेक करना है, उसकी रेगुलर मेंटेनेंस कराते रहना है। और आपको फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, चलता कैसे है। चलाने के लिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है PASS, पास, जिसमें पहला जो P कहता है आपको वहां पे जिसमें पिन लगा होता है उसको पिन का पुल करना है, खींच लेना है, और उसके बाद आग जहां भी लगी हुई हो तो जब भी ध्यान रखें आग जब लगी है तो उसके बेस जहां से आग शुरू हो रही है वहां पे एम करना है। खुले में एकदम से आप डाल देंगे और इलेक्ट्रिक ऊपर से डालेंगे तो आग बुझने में समय लग सकता है, लेकिन जो आपका सोर्स ऑफ फायर है जहां से आपकी आग चल रही है वहां पे एम करना है और आपको लीवर को स्क्वीज कर देना और दाएं बाएं के मोशन में आप उसको स्वीप मोशन में चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आप आग पे जल्दी पकड़ आके काबू पा सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है जो भी आपके फायर एग्जिट हैं, जो भी आपका इमरजेंसी एग्जिट है, जब कि मान लेते हैं भगवान कि कभी ऐसा हो कि आपके अस्पताल में आग लग रही है और आपका जो फायर एग्जिट है वही पूरी तरह से आपकी जो सामान जो आपने स्टोर की तरह आपने उस गेट के सामने रख दिया जिसकी वजह से आप फायर एग्जिट को भी आपने ब्लॉक कर रखा है, तो आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके जितने फायर एग्जिट है वो एकदम साफ सुथरे हो ताकि आपको भागने निकलने में आसानी हो। सिमिलरली C1.3 की बात करें तो इसमें आप देखोगे आपको इंश्योर करना है दैट आपके यहाँ स्मार्टफोन, टैबलेट्स या लैपटॉप, डेस्कटॉप हो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, एटलीस्ट आपके पास 2 Mbps स्पीड होनी चाहिए। यू मस्ट इंश्योर दैट अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन और टैबलेट्स और लैपटॉप और डेस्कटॉप विद प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 2 Mbps। telemedicine services, you must ensure that desktop or laptop is there and HD web camera is there and a printer connected to it so that you can have the proper teleconsultation services as per the guidelines. And it is came to our notice that
we are using WhatsApp medium to do the teleconsultation, for which we do not have any records. So it is also requested you to use this proper eSanjeevani portal through this laptop and desktop only. Through this laptop and desktop only, and you must have this proper connectivity of internet. You must ensure, and you must ensure that you are using these several portals that are available for Ayushman Arogya Mandira, like RCH, ARM portal, NCD portal, Anmol portal, DVDMS, Nishchay, and eSanjeevani and other HMIS portal. You are using regularly and you are updating it, so that when the assessor is asking about the records, you can show the portals rather than maintaining the register. If you are maintaining the portals, it is good enough, and you can show them the portal that yes sir, we are maintaining this portal. You no need to prepare the register for these activities, as it may create the duplication. आपको इंश्योर करना है आपके यहाँ जो आप टेली कंसल्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके पास लैपटॉप डेस्कटॉप विद कैमरा हो, आप मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज ना करें। और आपको ये भी इंश्योर करना है जितने भी आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंतर्गत पोर्टल्स आते हैं, आरसीएच पोर्टल, एनसीडी पोर्टल, आर्म पोर्टल, डीवीडीएमएस पोर्टल, या कोई भी ऐसा स्टेट स्पेसिफिक पोर्टल है जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी स्टेट के पॉलिसी के हिसाब से आप उसको अपडेट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, और फंक्शनल बना हुआ है। असेसमेंट के दौरान जैसे यदि आपके पास कोई असेसर पूछता है, तो आप उनको इस पोर्टल की रिपोर्ट्स के माध्यम से भी आप उनको बता सकते हैं कि सर अपने पोर्टल मेंटेन किया हुआ है, और उसके लिए आपको रजिस्टर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका एक अपना आपने काम बच जाएगा। सिमिलरली स्टैंडर्ड C2 की बात करें तो आपको देखना है कि आपके पास क्वालिफाइड और ट्रेन्ड स्टाफ है। तो अगर हम अपने सब सेंटर की बात करें तो सब सेंटर 5000 के प्लेन एरिया में अगर पॉपुलेशन है तो सब सेंटर होता है, और 3000 हिली और ट्राइबल एरिया में इसकी पॉपुलेशन वो है। और आप ये टीम कहती है, वो ये कहती है आपके यहाँ एक CHO होगा जो कि BSc या GNM ट्रेंड होगा, जिसको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी, और आपके पास एटलीस्ट 2 NPW होने चाहिए, एक फीमेल एक मेल। NPW फीमेल इज ऑल्सो वर्किंग एज ANMs इन नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ANM ही हमारी फीमेल MPW भी है। और सिमिलरली आपके पास 5 आशा होनी चाहिए, और एज पर द पॉपुलेशन आपके पास 1000 की पॉपुलेशन की एक आशा आपके पास सब सेंटर में निर्धारित होनी चाहिए। सिमिलरली बात करें तो आप CHO का इसमें आप देख सकते हैं उसका काम क्या होता है। CHO इज ऑल अबाउट mentoring the ASHAs and MPWs for all expanded service packages. He must ensure that 100% population is enumerated in this in his village or area that is covered under this ARM sub center, and she must be providing all the basic services that carry over public and clinical management, and he must facilitate referral at higher facilitation rate, also the teleconsultation when required with the specialist. He is leader of the team of MPWs and ASHA, and he reports all the activities to PSC मेडिकल ऑफिसर। अगर CHO की बात करें तो सारे का सारा काम जो भी CHO करता है अपने आशा में और MPW को मेंटर करना है उसको, और आपको उसको इंश्योर करना है कि वो अपने जितने भी क्षेत्र में जितनी पॉपुलेशन है वो इन्यूमरेट हो रखी है, उसका मैपिंग हो रखी है, और सिमिलरली उसको अपनी टीम को लीड करते हुए अपनी जितनी भी रिपोर्ट है आपको PSC मेडिकल ऑफिसर को देनी है। सिमिलरली इसमें हमने आशा और ANM का रोल भी आपको दिखा रखा है। ANM आशा की जो काम है बेसिकली वो अवेयरनेस क्रिएट करने का होता है, जो जहाँ पे आपको विस्तृत जानकारी फील्ड में जाकर के देंगे, और आप उसको भी पॉपुलेशन की इन्यूमरेशन के लिए जिम्मेदार दे सकते हैं। उसका काम ये भी है कि जितना भी मरीज उसको दिख रहा है, उसको मिल रहे हैं कम्युनिटी लेवल पे, उसकी स्क्रीनिंग अवश्य करवाए सब सेंटर पे जाकर के, और उसको ये भी देखना है कि वो पेशेंट सपोर्ट ग्रुप की मीटिंग में कंडक्ट करवाने में भी आपका सहयोग कर रहे हैं। ASHAs are basically required for creating awareness and information among the population. He must ensure the screening of the population, and also he must ensure that the meetings have been conducted for patient support groups. Similarly, if you talk about ANM and MPWs, so they are also supporting ASHAs in her activities, and after the screening has been done, he must organize and conduct the screening process also. He or she must counsel the population in the community, and also responsible for providing the support of a home-based care. And similar C2.3, you have to ensure that duties are been prepared and followed for all cadre of the staff, and you must ensure that visit plan has been prepared properly and updated for primary health team. And staff must adhere to the dress code and wear their I cards during the operational hours of
सब हेल्थ सेंटर। C2.3 की बात करें तो उसमें आपको देखना है कि ड्यूटी रोस्टर जो आपका बना है उसके हिसाब से ही आपका संचालन चल रहा हो और उसको आप सब लोग फॉलो कर रहे हो। आपको इंश्योर करना है कि जो भी फील्ड विजिट के प्लान बनाए हैं आप लोगों ने, आप उसको अपडेट करते रहें और उसी को फॉलो करें। और जो भी आपका समय है सब हेल्थ सेंटर का, उस दौरान पे आप ये जरूर 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 अपनी जो आपकी ड्रेस है, CHO के लिए एप्रन है, आशा के लिए ड्रेस अलग अलग है, हर स्टिक में एएनएम्स की भी ड्रेस है, तो उनको इंश्योर करना है कि वो अपने ड्रेस कोड में रहें और अपने जो भी आई कार्ड है वो अपने साथ अपने गले में डाल के। स्टैंडर्ड C3 की बात करें तो स्टैंडर्ड C3 about talks about the effective utilization and augmentation of competence and performance of staff. यहाँ पे you can see, you can use the Sashak portal because it is a training monitoring portal. You can use the Sashak portal and you can have all the records under one app, that is Sashak portal. You must ensure that the competence of the staff based on their job description is assessed on the objective checklist at least once in a year by PSC medical officer. That record for their annual performance appraisal has to be maintained at your level as well, and training analysis has to be done at defined interval, and adequate skills are provided to those which are requiring these training that is required to the staff. आपको इंश्योर करना है जो भी आपका कंपिटेंस असेसमेंट हो रहा है वो एक चेकलिस्ट पे किया जाए। जो भी एक ऑब्जेक्टिव चेकलिस्ट आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं, उस पे जो भी उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्टाफ के, उसके हिसाब से चेकलिस्ट प्रिपेयर होती है, उन पे आप प्रिपेयर करके आप असेसमेंट करा सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि वो साल में एक बार एटलीस्ट PSC के जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके द्वारा साल में एक बार ये असेसमेंट कॉम्पिटेंसी का किया जाना बहुत जरूरी है। और आपको उनके जितना भी रिकॉर्ड है अपने स्टाफ का एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल का अपने आप सब सेंटर पे मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारा चेक पॉइंट कहता है कि रिकॉर्ड इसके लिए मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आपको देखना है कि कहाँ पे आपके स्टाफ में कमी है, जहाँ पे हम आपको उसको ट्रेनिंग दे करके रेगुलर इंटरवल पे हम उसके स्किल को और बढ़ा कर सकते हैं। तो आपको उसके लिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस फॉर्मेट डेवलप करना है, ताकि आप वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग स्टाफ को दिलवा करके या दे करके आप अपनी टीम को और मजबूत बना सकें, जिससे आप जितनी भी सेवाएं दे रहे हैं उसमें आप और अच्छी क्वालिटी सर्विसेज दे सकें अपनी कम्युनिटी लेवल पे। सिमिलरली जो आपको ट्रेनिंग्स मिलनी है, आपको इसमें आपको PPT में आपको शेयर होगी तो आप मिल भी जाएगी कि आपको 6 महीने का जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है ऑलरेडी आप करके CHO बनते हैं। CHO की बात हो रही है तो उसके 3 डेज के IT ट्रेनिंग जो होती है इसके लिए वो भी आपको ट्रेनिंग, इसके सबके सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ मेंटेन रखने हैं। यू कैन ऑल्सो मेंटेन दिस ऑन Sashak portal. This training activities are to be maintained, records are to be maintained for CHO, that at least 6 month certificate program that has been provided to you before you join for CHO. You must have the certificate with you. You must have this 3-day IT training including telemedicine. इसकी ट्रेनिंग जो आपको मिली है उसके लिए आपको अपना सर्टिफिकेट अपने पास रखें, और जो भी आपको लगातार आपको ट्रेनिंग्स मिलती रहती हैं उसके भी आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए जो कि असेसमेंट के दौरान आपसे मांगे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करो MPW की, तो फॉर MPW फीमेल्स they must have undergo this 4 to 5 days in training in IUCD insertion, HbA1c supervision, management of childhood illness. Similarly, 21 days of SBA training is also there, that is applicable again on substance type B, where you are providing the deliveries. And similarly, other trainings, 3 days training on NCDs, 1 day joint training with ASHA for NCDs training, and other 3 days training for providing nursing care and training on eat right toolkit has to be conducted. Basically, we have to maintain all the records with you for this training in the sub center, and you can use the Sashak portal for this maintenance of records. I am focusing more and more in portal, so that registered part that we are going to maintain on, that is creating 2 tough tasks for you all people. So if you can use the digital technologies and portals, that is very much fruitful for you and beneficial for you, and it will be reducing your workload as well. Similarly, if you talk about MPW की बात करें तो उनके पास भी ये ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनके पास ये रिकॉर्ड मेंटेन रखने होंगे। सिमिलरली ANM की भी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको भी वो आपको देखना है कि ANM की जो ट्रेनिंग हो रही है, आशा की जो ट्रेनिंग, ये आशा का है, आशा की जो ट्रेनिंग हो रही है उनको भी आपको रिकॉर्ड उसका आपके पास मेंटेन रखना है। Plus, you must have this undergone this biomedical waste management training, infection prevention, patient safety, BLS and methods of quality assurance. आपको by different tools like TSS
5S PDC extra. You are trained through on these activities, and you are using this eco platform or any other platform for building your capacity through regularly whatever training sessions you are attending in the last quarter. You must have to maintain this record with you. आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इन्फेक्शन प्रिवेंशन और बाकी अन्य क्वालिटी एश्योरेंस मेथड जैसे आपका पीएसएस है, 5S है, पीडीसीएस की विस्तृत जानकारी ट्रेनिंग होनी चाहिए और इन सबके रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होने चाहिए। ये आपके सब सेंटर पे भी ट्रेनिंग हो सकती है या जिला लेवल पे जो ट्रेनिंग है, ब्लॉक लेवल पे कभी ट्रेनिंग हुई हो तो उसका भी रिकॉर्ड आप मेंटेन अपने पास रख सकते हैं, जो आपके असेसमेंट के दौरान काम आएगा। प्लस आप सशक्त पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने जो मैनुअल वर्क है उसको भी आप कम कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको जोर बार बार दे रहा हूं कि आप जितना ज्यादा पोर्टल्स का यूज करेंगे वो आप लोग के लिए काम करने में आसानी रहेगी। सिमिलरली ड्रग स्टैंडर्ड 4 जो है पूरा का पूरा ड्रग्स के बारे में बात करता है, ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स के बारे में। तो आपको इंश्योर करना है कि एटलीस्ट, क्योंकि अब हम सब के सब 12 सर्विस पैकेजेस पे जा रहे हैं, तो हमारे पास जितनी भी 105 एसेंशियल मेडिसिन अवेलेबल लिस्ट है उसके हिसाब से हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास। और एटलीस्ट जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं एटलीस्ट वो तो होने ही चाहिए। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल अगर 250 mg, 500 mg, 650 mg की आती है, अगर आपके पास एक पैरासीटामोल भी है तो वो काउंट हो जाएगा आपके एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको 3 आपके 250 mg, 500 mg की रखी है तो आप 2 काउंट कर रहे हैं या 3 काउंट कर रहे हैं, वो एक ही काउंट होगा, बिकॉज ईडीएल ईएमएल जो आपकी होगी वो मॉलिक्यूल के नाम के बेस पे ही काउंटिंग उसकी होगी। और कहीं कहीं पे हाइड्रोक्सी यूरिया का इस्तेमाल हो रहा होगा तो उसके लिए वो कहीं वहां पे आपको 106वीं जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है उसमें 106 नंबर की मेडिसिन जो है दैट इज बीइंग यूज्ड इन सम ऑफ द एरिया, तो वहां पे आपको वो भी मेंटेन करनी पड़ेगी। You have to ensure the availability of M04 medicines as per the EML, and because we have already going for the assessment under for all 12 service packages in the service center level under INQUAS, so you have to maintain these essential medicines, and you have to maintain availability as per the molecule, not as per the what are the not on the dosage or what is there, like 150 mg or 250 mg, if it will be counted as a single dose drug. Similarly, you must ensure the availability of rapid diagnostic kits. जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उनकी रैपिड डायग्नोस्टिक किट की आपकी जिम्मेदारी है कि वो आपके पास मौजूद हो। अगर 8 रैपिड डायग्नोस्टिक किट की रिक्वायरमेंट है तो 8 की 8 आपको देनी होंगी, अन्यथा आपके नंबर असेसमेंट के दौरान कट सकते हैं। You must ensure the availability of rapid diagnostic kit. If 8 or 7 or 8 diagnostic RDKs are required, you must ensure that all the rapid diagnostic kits are available in your facility, else you may result in losing the marks during the assessment. And you must ensure the availability of disposal for dressing and emergency management, availability of disposal at clinics, availability of drugs and disposal for VHNDs or camps which are being conducted regularly, and you must ensure the availability of drugs and consumable for home care kit as well. आपको इंश्योर करना है कि आपके यहाँ ड्रेसिंग और इमरजेंसी मैनेजमेंट के हिसाब से भी आपके यहाँ डिस्पोजेबल आपके अस्पताल में मौजूद है। डिस्पोजेबल में ऐसा कि ग्लव्स, मास्क और ये सब चीजें, कॉटन, बैंडेज, ये सब आपके यहाँ कंज्यूमेबल जो भी है वो आपके पास मौजूद होने चाहिए। सिमिलरली जो आपके यहाँ VHNDs और कैंप्स होते हैं उसके लिए भी आपके लिए उसके पास भी ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स होने चाहिए, जिसके लिए एक सफलतापूर्वक आप VHNDs या अदर को भी आउटरीच कैंप है वो आप ऑर्गेनाइज कर सके। और सिमिलरली जो आपकी होम केयर किट होती है उसके लिए भी आपको इंश्योर करना है कि आपके पास उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल भारी संपूर्ण मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए। लास्ट हमारा स्टैंडर्ड जो C5 कहता है दैट इज ऑल अबाउट फंक्शनल एंड इक्विपमेंट and instrument that is required as per the assured list of the services। तो अगर इसकी बात करें तो लास्ट में हमारे पास इंस्ट्रूमेंट मॉनिटरिंग के लिए होने चाहिए, जैसे BP मॉनिटर हो गया, स्टेथोस्कोप हो गया और आपका फीटोस्कोप हो गया इन सब केसेस, और जो भी आपके पास वेइंग स्केल हो गया, तो आपको इसकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करनी है कि हमारे पास एक फंक्शनल रूप में पड़े हुए हैं। पता चला आपके पास BP मॉनिटर तो है बट उसमें सेल नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप उससे कोई भी सर्विस नहीं दे सकते हैं। यू मस्ट इंश्योर कि एटलीस्ट जो भी आपका BP मॉनिटर रखा हुआ है आपके अस्पताल में वो संचालित हो रहा हो, चल रहा हो, फंक्शनल हो। यू मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शनल इक्विपमेंट्स लाइक BP मॉनिटर, स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप, वेइंग मशीन एक्स्ट्रा to ensure the services that has to be provided at the clinical level. Similarly, you must have the equipment for the oral services
for the emergency functional equipment must be there for providing ENT, refractive, whatever services you are giving for under ENT services, you must ensure that the availability of functional equipment and instruments are there. Instrument must be available, but you must ensure that they are working as well. For example, if you are having BP monitor and it doesn't have battery and it is not working, that will not counted as the functional equipment or instruments. We must ensure that these are the things that are available in your sub center and properly working. And last is that availability of functional equipment and for normal delivery that is applicable for type B sub center. आपको अपने यहाँ अगर नॉर्मल डिलीवरी का सामान जहाँ पे आपके यहाँ डिलीवरी पॉइंट है तो वहाँ पे इंश्योर करना है कि आपके डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी जो आपके सामान की रिक्वायरमेंट होती है वो आपके मौजूद हो। साथ ही आपको ओरल मतलब डेंटल सर्विसेज और ईएनटी सर्विसेज कान और नाक गले के लिए भी सर्विसेज आप दे रहे हो, या इमरजेंसी में भी जो भी आपको रिक्वायरमेंट है बैंडेज की, ड्रेसिंग की, कॉटन की, वो सब आप इंश्योर करोगे कि आपके यहाँ अवेलेबल है। कैंची और फीवर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बीपी लेवल वगैरह अगर आपको जरूरत पड़ती है इमरजेंसी केसेस के लिए, वहाँ पे सूचनिंग नीडल और ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे मेंटेन रखना है अपने अस्पताल में पूरी तरह से। लास्ट की बात करें तो हमारे पास फर्नीचर और फिक्सचर भी जो हमारे बैठने के लिए व्यवस्था करेगा, मरीजों के बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए अपने पास। तो आपके पास देखना है आपको जो आपका कंसल्टेशन रूम है वहाँ पे आपके पास एक अच्छी टेबल हो, जो आपका बैठने के लिए आपके पास एक चेयर हो, और आपके पास साइड में पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए पेशेंट की कंसल्टेशन के लिए भी आपके पास एक साइड में स्टूल रखा हो। उसके साथ जो आपके तीमारदार आए हों उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था हो। और आपके पास जो एग्जामिनेशन टेबल है तो आपको वहां ध्यान रखना है इसमें आईवी स्टैंड है कि नहीं है, और वहां पे कर्टेन वगैरह या साइड स्क्रीन रखी है, और उस पर चढ़ने के लिए फुट स्टेप वगैरह भी है कि नहीं है। तो आपको भी ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास ये सब चीजें मेंटेन है कि नहीं। और साथ ही एक आपके पास वॉल क्लॉक लगी होनी चाहिए ताकि आपके पास समय देखने के लिए कोई भी एक्टिविटी के लिए समय देखने के लिए आपको जरूरत हो तो आप वो एक घड़ी भी आपको जरूरत पड़ेगी वो होनी चाहिए। मस्ट इंश्योर दिस थिंग। एंड फाइनली एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए ताकि आप वहां पे ड्रग्स और वैक्सीन को भी स्टोर कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर योर कंसल्टेशन रूम you must have the table, doctor's chair, patient stool, and also sitting space for the attendant that are coming with the patients. And also if you are having this examination table, you must ensure that there is a curtain or screen that is available to maintain the privacy. And there should be an IV stand if you have to give the IV fluid in any of the cases. You must ensure that there should be IV stand as well. And you must ensure also that there is a footstep that can be used by patient to get up to the table as well. You must ensure there is a wall clock as well available, because in some cases you need to see the time while doing any activities as well. And also there must be a refrigerator along with you in this consultation room where you can store these drugs and vaccines properly. And you must ensure that refrigerator is properly functioning and is cooling and regular defrosting has been done, and a temperature check is also maintained for this. So this is all about all these standards and MEs that are pertaining to area of concern C inputs. And you must and just briefing this thing that you must have free medicines as per EML 105 at Subway Center. It's not 106 because hydroxyurea is not available in all the states, and it's not required also in all the states. So you are maintaining 105. You must have free diagnostic services for 14 diagnostic tests that is required at several centers. There should be a robust IT system at time focusing more and more so that your work, manual work, can be reduced. You must be using this robust IT system. Various apps are available. Please ensure that you are using those apps and you are providing the teleconsultation services through a proper medium. eSanjeevani portal is being used in a laptop or desktop. You maintain the availability. If you're not having that availability, you must ensure the tablet has been used. But do not use WhatsApp as a communication for the teleconsultation services. अगर इसको संक्षेप में बताना चाहें तो एरिया ऑफ कंसर्न सी के अंदर बात करें तो आपके यहाँ प्री मेडिसिन की बात करें तो 105 आपके पास ड्रग्स होनी चाहिए। सब सेंटर के हिसाब से 106वीं ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो हाइड्रोक्सीयूरिया हर स्टेट में मैंडेटरी भी नहीं है और रिक्वायर्ड भी नहीं है। सिमिलरली आपके पास जांच के लिए 104 जो 14 जो आपके पास जांच है आपको इंश्योर करना है वो सारी की सारी 14 जांचें अवेलेबल हैं। उसके लिए आपके पास रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल है। टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज देने के लिए eSanjeevani पोर्टल का इस्तेमाल कीजिए। व्हाट्सएप के माध्यम से टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज मत दीजिए बिकॉज ये कहीं ना कहीं सुरक्षा विषय का भी एक
है और हमारे पास कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं आ पाता है। तो आपसे अनुरोध है कि टेली कंसल्टेशन सर्विसेज ऐप के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से ही करें, और अपने आप ये इंश्योर करें कि आप रोबस्ट आईटी सिस्टम जो हमारा अवेलेबल है, ढेर सारी ऐप्स हम लोगों ने आपके लिए बना रखी हैं, चाहे वो आर्म पोर्टल हो, चाहे वो आरसीएच पोर्टल हो, चाहे वो एमसीडी पोर्टल है, जिससे आपका ही जो मैनुअल वर्क है वो उसमें आपको कम करना पड़ेगा और आपके पास एक ही बार डुप्लीकेशन नहीं होगा। पता चला आप एक बार ऐप में भी एंट्री कर रहे हैं क्योंकि वो भी मैंडेटरी है और साथ में आप रजिस्टर भी बना रहे हो, तो उसके लिए आप ये देख सकते हो कि आप अगर आप ऐप मेंटेन कर रहे हो अपने यहाँ, तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी रजिस्टर की। तो ये एक ब्रीफ था सबसे एरिया ऑफ कंसर्न सी के बारे में। Last is thank you so much. This is all about my presentation, and you can see the last picture is that Ayushman Arogya Mandir at Leh Ladakh borders as well. So thank you so much. Thank you so much for the patience listening. Thank you so much. Thank you, Dr. Neeraj, for the elaborate presentation on area of concern C input. Now I invite Dr. Ranjit Mandal for taking up session on area of concern D, जो कि सहायक सेवाएं हैं, support services for the Ayushman Arogya Mandir Sava Health Center. Over to you, sir. Thank you, Dr. Neeraj. Am I audible? Okay, thank you. Okay. After the session of inputs, that area of concern inputs, which is required to ensure the availability of the services in the Ayushman Arogya Mandir. So how the Ayushman Arogya Mandir should function that will be elaborated in the area of concern D. That is support service. Support service is required. So out of 8 area of concern, this session will be regarding the 4th area of concern, that is support services, and mostly the support services focuses on the service availability and how the process is being utilized or being done to render the quality of care in the Ayushman Arogya Mandir. So so it is required, and support service is required to ensure the proper functioning of the facility, including the delivery of services, clinical services to be provided, and how we are informations and records are being managed in the facility. So support service is very much crucial in mitigation of the infections and ensuring the safe delivery care to the patient. And if we'll provide or we will give a little efforts in the improvement in the process of the support services activities, we can get a very high and visible result in the facility. So the support services mainly take care of 6 standards of Ayushman Arogya Mandir, as we have already discussed about 3 standards, and in the 4th standard, area of concern D, we have 6 standards that for all type of Ayushman Arogya Mandir, whether it is sub-center type A or type B. So the first standards which is dealt in the support service is regarding the sanitation and hygiene, and it also brief about the teleconsultations availability and how the teleconsultation services are being provided in the Ayushman Arogya Mandir, how the Jan Arogya Samitis
constituted in the facility and how it is functioning is also described in the support services. What are the rules and regulations to be followed is to be also can be implemented by understanding the requirements of the support services and how the VHSNC, VHND, ASA, Anganwadi workers and patient group team can be utilized for improving the quality of care and requirements of the expectations of the our populations, and how the storage and inventory management and dispensing of drug is being done is also to be described in this area of concern. So, as I discussed, it is the maintenance and upkeep of the facility which is described in the standard D1, and storage and inventory management and dispensing of drugs will be dealt by standard D2, and D3 use of digital technology for storage of and retrieval of different records and data and informations. And D4 will be regarding transparency and accountability being followed in the facility for the services. And D5 will be regarding health promotions and disease prevention activities provided by the facility, and the rules and regulations and legal requirements which is to be ensured in the facility for quality of care. In D1, the basic activities is related to the infrastructures. In inputs, that is inputs, we have building of Ayushman Arogya Mandir, but how we are maintaining it, it is being described in the D1. So how the building colors, whatever colors has been decided by the state should be followed. But as per our guidelines, Ayushman Arogya Mandir guidelines, the color is to be followed, and brandings of different logos is required for ensuring the quality of care as per the guidelines of the Ayushman Arogya Mandir. In this D1 also describes about the clean premises. Clean premises means within the campus of the Ayushman Arogya Mandir and outside is to be ensured, the cleanliness is to be ensured. Periodic maintenance of the amenities. Amenities means basic amenities, drinking water and other activities is to be ensured in the facility for having a quality of care. Removal of junks means whatever junks are which are not to be used should be removed from the different areas of the facility. So so that it will be the work environment will be available for providing the good quality of care by the staffs. Corrective and preventive maintenance of equipments means whatever equipments are being utilized in the facility is to be made functional every time. So there is a biomedical equipment maintenance programs also in different states that should be utilized properly to ensure that all the equipments are functioning on time. Calibration check of measuring equipments, all the measuring equipments to be calibrated at least 6 months, and as per norms of the biomedical equipment maintenance, it should be followed. In D1.2, we need to check the cleanliness and hygienic work environment of the facility. Regarding the availability of different cleaning material is to be ensured. Whatever the requirements is there as per the load and cleaning process is being followed is to be ensured there. Use of different 2 bucket system and disinfection process is to be learned to ensure that quality of care. Process of safe disposal of general waste. We have a different infection control standard also, but in this section we have to deal with the general waste. How we are ensuring the disposal of general waste is to be also maintained here. Availability of adequate linens as per requirements of the facility is to be ensured. Now, some implementation point is to be
followed here. What we need to do to have a quality of infrastructures in the facility, so that our staffs can also work, and the community people think that the facility is very nice, so that we can also visit to have a service from that facility. So whitewash and branding is to be ensured on regular basis. If your branding is not as per our requirements, then the standards compliance is not there. So the branding is to be ensured before applying for the NCOS certification. Removables of the outdated posters. Most of the time we observe that outdated poster has been kept as it is, and the space are being utilized. So outdated posters should be removed on regular basis, and fresh and updated posters should be displayed. No water logging inside and outside should be there. It should be clean on regular basis, so that there is no water logging. Checklist for scheduled maintenance of basic amenities, pest and rodent control, etc. is to be ensured. The CHO, as the CHO is the whole and sole responsible persons in the Ayushman Arogya Mandir, so she should prepare a checklist. A checklist is to be prepared, that these are the activities I have to do weekly, monthly, or in quarter, 3 months, or biannually. So according to that schedule, you can prepare different activities and plan and budget also for getting these things done. Remove junk materials from corridors, open areas, etc. on regular basis. Enlist of the equipments and scheduled maintenance. All the equipments available in the facility is to be enlisted and kept in as a record, and on regular basis it should be undergone preventive, and any corrective actions or maintenance is required to be done. Availability and use of two bucket system is to ensured to have a good environment. Collection and disposal of general waste is there, so that you need to have a separate collection point for biomedical waste and general waste. हिंदी में अगर हम बात करें तो सफेदी और ब्रांडिंग को इंश्योर करना होगा. अगर आपको एनकॉस सर्टिफिकेशन चाहिए तो एज पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अनुसार ही हमें ब्रांडिंग की जरूरत है. डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग कलर कोड हो सकता है, बट ब्रांडिंग इज टू बी इंश्योर्ड, और वो कलर कोडिंग के लिए भी स्टेट्स का जो स्पेसिफिक का ऑर्डर रहेगा वो इट शुड बी अवेलेबल फॉर रेफरेंस बाय द एसेसर्स. पुराने पोस्टर को हटा देना चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस, और नए पोस्टर्स को डिस्प्ले किया जाना चाहिए. कोई भी पानी का भराव प्रीमाइसेस के अंदर और बाहर नहीं होना चाहिए. बुनियादी सुविधाओं की का उपलब्धता निश्चित करना चाहिए, और रोडेंट्स और पेस्ट कंट्रोल्स को भी ऑन रेगुलर बेसिस में एक शेड्यूल्ड तरीके से एक चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए कि इस 6 महीने में या साल में एक बार हमें रोडेंट एंड पेस्ट कंट्रोल कराना है. ये आपको आउटसोर्स की एजेंसी के थ्रू करना होता है, बट इट शुड बी डन ऑन रेगुलर बेसिस एंड रिकॉर्ड इज टू बी केप्ट. फिर कॉरिडोर और खुले क्षेत्रों में बेकार की सामग्री हटा दें, जिससे आपकी काम करने की एरियाज में कमी आती है. तो ये सबको हटा के आप एज पर कंडेमनेशन पॉलिसीज आप पीएचसी में भेज के उसको कंडेम किया जा सकता है. एक बायोमेडिकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस के लिए आपको उपकरण की सूची बना के रखना चाहिए, और उसको प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव मेंटेनेंस के लिए ऑन रेगुलर बेसिस में चेक कराया जा सकता है. 2 बाल्टी प्रणाली मतलब 2 बकेट सिस्टम्स की यूज करनी चाहिए टू क्लीन द प्रीमाइसेस और आपके वर्किंग एरियाज को. सामान्य कचरे मतलब जनरल वेस्ट का अलग से आपका डिस्पोजल मैकेनिज्म करना चाहिए. आपका बायोमेडिकल वेस्ट का अलग कलेक्शन होंगे और जनरल वेस्ट का अलग कलेक्शन होंगे.
अब आते हैं नेक्स्ट हमारे D2 में द फैसिलिटी इन स्टैंडर्ड D2 the facility has a defined procedure for storage, inventory management and dispensing of drugs. So here the process have to be followed, how we can store and how can we invent, we do the management of our requirements of different medicines and other consumables, and how we do dispensing of drugs to the patients. So D2 में हमारे पास डिटेल्स में कैसे आपको कंजम्पशंस के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स को कैलकुलेट करना है एज पर आवर मंथली load, patient's loads and other requirements. We have to calculate our requirements of different drugs and other consumables. Drug and consumables forecasting through IT portals. Different states में different types of portals is being used, and that is to be used to forecast for 3 months or 6 months requirements. Timely indenting of the drugs as per service packages. अभी जैसे 7 to 12 पैकेज expanded हमारे 12 packages हैं, and now all the Ayushman Arogya Mandir has to apply for the 12 packages. So as per our requirements of the packages, indenting process to ensure करना है. हमारे इनपुट्स रहते हैं कि फैसिलिटीज में ये उपलब्ध होना है, बट आपके प्रोसेस इंश्योर करेंगे कि आपके पास वो उपलब्धता किस टाइम तक है, और अगर वो कम हो रही हैं तो वो कितनी देर में पहुंच जाएंगी. इस चीज को आपको हमको प्रोसेस करना होगा, जानना होगा, हमारे CHO के माध्यम से इस चीज को इंश्योर कराना होगा. नो स्टॉक आउट ऑफ एसेंशियल एंड वाइटल ड्रग्स. एसेंशियल्स एंड वाइटल ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हमेशा इंश्योर रहेगी. एक दिन के लिए भी अगर स्टॉक आउट होता है तो इट मींस वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द services as per our requirements and mandate for NQOS certification. Listing and categorization of drugs as vital and essential and desirable is to be prepared by the CHO and ensure that these are available, and on timely indenting आपको करना है through your different through proper channel, जो भी CHC से आपका सप्लाई हो या PHC से हो, it should be streamlined accordingly. D2.2 में स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स. हाउ, अगर सप्लाई है देन हाउ वी आर स्टोरिंग आवर अवेलेबल materials and drugs, because if we will not provide the quality of storage system there, so the efficacy of the medicines may deteriorate. So storage areas हमारा स्पेसिफिक हमारे फैसिलिटीज में होने चाहिए. लेबलिंग ऑफ मेडिसिन होने चाहिए इन डिफरेंट सेल्फ्स में. जो जिस क्वांटिटी में मेडिसिन आप रख रहे हैं, एक्सपायरी ड्रग्स कब एक्सपायरी डेट कब है, ये चीज आपका मेंशन रहना चाहिए जब आप लेबल कर रहे हैं. लासा ड्रग्स, लुक अलाइक, साउंड लाइक ड्रग्स को सेपरेटली स्टोर करके रखना है, सो टू अवॉइड एनी मिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स. स्टोरेज ऑफ हीट एंड लाइट सेंसिटिव ड्रग्स इंश्योर करना है, so that the efficacy can be maintained. Process of temperature monitoring of refrigerator used for storage and drugs and vaccines. If the drugs and vaccines requires storage in temperature, cold temperature, and it should be maintained. Temperature को आपको रिकॉर्ड करना है कि जो required temperature है उस फैसिलिटी का उस ड्रग्स के लिए वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं रेफ्रिजरेटर में. तो ये चीज को भी आपको इंश्योर करना है. द प्रोसेस इज टू बी इंश्योर. मैनेजमेंट ऑफ नियर एक्सपायर्ड एंड नियर एक्सपायरी ड्रग्स. आप ये इस कंसेप्ट को है कि फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट मेथोडोलॉजी को आपको इंश्योर करना है. जो पहले एक्सपायर्ड होने वाली मेडिसिन आपको सप्लाई हैं तो वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होंगे, डिस्पेंस होंगे एज पर रिक्वायरमेंट्स. ऐसा नहीं कि रिक्वायर्ड नहीं है फिर भी हम डिस्पेंस कर रहे हैं. सो अगर नियर एक्सपायरी ड्रग्स हैं एंड इट विल नॉट बी यूटिलाइज्ड विद इन अ टाइम लाइन, so it should be revert back or return back to your main storage supply system to PHC or CHC, so that it can be consumed or by that facility. System of removal of expired drugs from dispensing area is to be ensured. There should be a system that every month आप expired drugs को चेक करेंगे और उसको
डिस्पेंसिंग एरिया से रिमूव करेंगे। नो एक्सपायर्ड ड्रग शुड बी अवेलेबल एट द डिस्पेंसिंग काउंटर। प्रोसेस ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स, ये इस चीज को इंश्योर करना है। एक्सपायर्ड ड्रग्स हो गया तो डीप बरियल पिट में फेंक दिए, ऐसा नहीं है। एक्सपायर्ड ड्रग्स का डिस्पोजल मैकेनिज्म है कि वो इट शुड बी पैक्ड और रिटर्न बैक टू द जो एजेंसीज हैं उसको आप सप्लाई कर दें, रिटर्न कर दें। अदरवाइज इट शुड बी रिटर्न टू द फैसिलिटी एंड it should be record is to be maintained and disposed as per biomedical waste management rules. इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट अगर D2 की बात करें तो प्रोसीड्योर फॉर एस्टिमेशन एंड इंडेंटिंग ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स, आपके रिक्वायरमेंट्स, यू हैव टू डेवलप प्रोसीड्योर्स एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। किस तरीके से कितने समय लगते हैं आपको, अगर आपके सप्लाई एरिया से मेडिसिन आने में, कंज्यूमेबल्स आने में, यू हैव टू डिसाइड। अगर हर मंथ में आपको सप्लाई होते हैं देन यू हैव टू accordingly indent to the timely to the facility so that it will be supplied on time. अगर आपका 15 दिन में सप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप योर सिस्टम लाइक दैट. No stocks out of drugs and consumables is allowed for achieving the NCOS certifications. So आपका इंडेंटिंग प्रोसेस एंड सप्लाई सिस्टम को इंश्योर करना है. स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स इज रिक्वायर्ड, कि आप कैसे स्टोर कर रहे हैं, इसके लिए आपको इनपुट्स में जो भी जरूरत होगी आपको इंश्योर कराना है आपके टॉप मैनेजमेंट से. तो फर्स्ट यू हैव टू prepare a requirement how where you want to store the safe drugs and consumables. मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायरी एंड नियर एक्सपायरी को इंश्योर करने के लिए आपको फीफो प्लान का इंश्योर करना है, लासा ड्रग्स का सेपरेटली रखना है, सेल्फ जितने भी सेल्फ में आप रखेंगे उनको लेबलिंग करके रखना है. सो दिस विल इंश्योर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव utilizations of the medicines. Now the next is the D3. The इस स्टैंडर्ड में the facility has defined and established procedure for clinical records and data management. Services हम कर रहे हैं तो there will be lots of data which will be generated during our clinical services. So all those clinical data is to be stored properly and as digital technology को use करना है, so that it can be retrieved whenever it is required for our different planning purposes and for reference. So the first standard of D3 is D3.1. Information recordings are through use of updated IT platforms. All the IT platforms is to be utilized, whether आप DBDMS यूज कर रहे हैं या आप कोई पोर्टल्स यूज कर रहे हैं, तो उसको यूज करके हुए आपको डेटास का मेंटेन करना है. इलनेस माइनर एलिमेंट्स का इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैप्चर करना है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट आप हमेशा हार्ड कॉपी में ही रिकॉर्ड्स को रखें. अगर आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में भी इंश्योर कर रहे हैं, दैट कैन बी गिवन फॉर रेफरेंस और रिकॉर्ड रिव्यू ड्यूरिंग द असेसमेंट. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का भी आपको इंश्योर करना है कि आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए रखें. Digital records to assess the coverage and measures outcome of your healthcare services. कैसे आप दे रहे हैं इसका भी आप मेजर्स करने के लिए डिजिटल रिकॉर्ड्स को यूज कर सकते हैं. डिजिटल रिकॉर्ड्स is to be used for different work plan generation. How you are going to provide the different activities to generate different health promotion activities in the community. फंक्शनल प्लेटफॉर्म फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, जो भी IDSP का प्लेटफॉर्म हो
ड्रग्स डिस्पेंसिंग मैकेनिज्म हो, ये सब चीज आप आईटी प्लेटफॉर्म से टेलीमेडिसिन, ये सब आप यूज कर सकते हैं फॉर इंश्योरिंग द क्लिनिकल केयर रिकॉर्ड्स। सेफ स्टोरेज एंड मेंटेनेंस एंड रिट्रीवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स। इसमें है कि आप पेपर बेस्ड का भी रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसको भी आप इंश्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ एक्सेस एंड रिट्रीवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन, आप अगर सॉफ्ट कॉपी में रख रहे हैं तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि किस फोल्डर में आप कौन सा डेटा रख रहे हैं। मंथली बेसिस में जो भी डेटा आप अपलोड करते हैं उसका एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके रिपोर्ट्स को आप एक फोल्डर वाइज में मेंटेन करके रख सकते हैं। पॉलिसी ऑफ रिटेंशन पीरियड फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो जनरेट हो रहे हैं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, उसको किस तरीके से आप कितने साल तक रिटेन कर सकते हैं, ये चीज आपको अपने फैसिलिटी पीएचसी जो एरिया कंसर्न पीएचसी हैं या सीएचसी हैं, उनकी रिटेंशन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आपको रखना है। नेक्स्ट है हब्स की जानकारी। जब आप टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन दे रहे हैं तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका हब्स कहाँ पे है और किस तरीके का केस के लिए कौन से स्पेशलाइजेशन की हमें जरूरत है और नॉन स्पेशलाइजेशन कंसल्टेशन किस डे में। रोस्टर्स आपको जानकारी होनी चाहिए और उस पर रोस्टर्स के अनुसार में आपके कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। साथ में आपको आपके कम्युनिटी में अवेयरनेस भी जनरेट करना चाहिए कि किस दिन कौन से स्पेशलाइजेशन सर्विसेज हम लोग इंश्योर करते हैं थ्रू टेलीमेडिसिन के थ्रू। और डिफरेंट जब डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शंस आपके जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके प्रिस्क्रिप्शंस को आपको टेलीमेडिसिन के थ्रू आप डाउनलोड करके रखेंगे और एज पर देयर प्रिस्क्रिप्शंस medicine is to be insured on regular basis and follow up activities. स्टैंडर्ड 3 का इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग थ्रू यूज ऑफ अपडेटेड आईटी प्लेटफॉर्म्स, जो इनपुट्स में आपको बताया गया जितने भी आप लोग आईटी प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं उसके थ्रू रिकॉर्ड्स को रखना है, लेकिन आपको मंथ बेसिस में उसका डाउनलोड कर लेना है जो भी रिपोर्ट आप सबमिट करते हैं और एक फोल्डर बना के रखना है सो दैट एनी टाइम कैन बी रिट्रीव्ड एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ रिकॉर्ड रिव्यू। सेफ स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड, ये ऑन रेगुलर बेसिस ये आपको रखना है। अगर आप रिटेंशन पीरियड आपके फैसिलिटीज सीएचसी पीएचसी के हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स का अलग मैकेनिज्म रहता है, रिटेंशन पीरियड्स रहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर रिटेंशन पीरियड रिकॉर्ड्स को आपको रखना है एंड एज पर योर norms you can delete the informations captured, but without अगर proper documents नहीं है कि कितने साल का retention period है तो आपको जब तक available रहना है आपके सिस्टम में वो रहना है। as per requirements or norms of your retention period of your PHC you have to maintain the record retention. Provisions of consultation using telemedicine is to be ensured. रोस्टर आपको इंश्योर कराना है, आपको अवेयरनेस जनरेट करना है कि कौन से दिन में कौन से स्पेशलाइजेशन सर्विसेज हम लोग टेलीमेडिसिन के थ्रू प्रोवाइड करते हैं और इनका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है फॉर रिकॉर्ड रिव्यू ड्यूरिंग द असेसमेंट। नेक्स्ट है D4 हमारा फैसिलिटी एज डिफाइंड एंड एस्टेब्लिश प्रोसीड्योर फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आप अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, इट मींस हम प्रोसेस कैसे सर्विसेज को इंश्योर कर रहे हैं और हमारा फंक्शनिंग हमारा फैसिलिटी कैसे फंक्शन कर रहा है उसको इंश्योर करने के लिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी मीन्स हमारे हर एक्टिविटीज ट्रांसपेरेंट है और नोन टू द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी में डिफरेंट कम्युनिटीज बनते हैं, जैसे जन आरोग्य समिति हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक फंक्शनल इंपॉर्टेंट कमिटी है, उनका रोल क्या है,
इसकी जानकारी होनी चाहिए और डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे जेएस मेंबर्स को मालूम रहना चाहिए कि क्या वो करना है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है इस फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने में और इनके सर्विसेज को सुचारू रूप से चलाने में। जेएस मीटिंग सिर्फ जेएस कमेटी बन गया और पेपर में आ गया, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सर्विसेज इंश्योर कर रहे हैं। वो मंथली बेसिस में जेएस कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए और वो उनका ये एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ मीटिंग कर लिए हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट को भी इंश्योर करना है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फैसिलिटीज कैन बी आल्सो मेड थ्रू डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोविजंस by the JAS members। उसका यूटिलाइजेशन ऑफ अनटाइड फंड्स को भी इंश्योर करना है ऑन रेगुलर बेसिस। कैसे उसको यूटिलाइज करना है, अनटाइड फंड्स लिमिटेड अमाउंट है बट प्रायोरिटाइज करना है डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए और ये JAS मेंबर्स लोग डिसाइड करेंगे विच इज टू बी प्रायोरिटाइज एज पर द रिक्वायरमेंट। सपोर्ट इन हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंशन एक्टिविटीज बाय द JAS मेंबर्स। जन सुनवाई और पब्लिक हियरिंग ये ऑन रेगुलर बेसिस में इंश्योर करना होता है। अगर ये आपके जज मेंबर्स और कमिटी नहीं कर पा रही हैं तो ये एक नॉन कॉन्फर्मिटीज में आता है। तो जन सुनवाइज अमंग द कम्युनिटी में होनी चाहिए कि आपके कंप्लेंट्स क्या हैं। ये एक अवेयरनेस के टाइम पे एक स्पेक्युलेटेड टाइम पे हमको जन सुनवाइज किया जाना चाहिए। प्रोसीड्योर फॉर कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सोशल ऑडिट एक पीरियडिक इंटरवल में होने चाहिए, एटलीस्ट 6 मंथ के बेस होने चाहिए। जज मेंबर्स किस को अवेयर होने चाहिए डिफरेंट इश्यूज जो सोशल ऑडिट में जनरेट हो रहे हैं, जानकारी मिल रही है उसको डिस्कस करना है बिफोर ग्राम पंचायत। एनुअल ग्राम पंचायत का मीटिंग्स होती हैं उससे पहले हमें इंश्योर कर लेना है कि हमारा सोशल ऑडिट हुआ है और उस ऑडिट में जो फाइंडिंग्स आए हैं उसका डिस्कशंस होने चाहिए। तो ये जब आप सोशल ऑडिट कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड्स हमारे पास हार्ड कॉपी में होंगे और ये शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड्स इन ए डिफरेंट फाइल्स टू बी रेफर्ड। व्हाट इज द रोल ऑफ द सीएचओ? सीएचओ का मॉनिटरिंग में क्या रोल हो सकता है, इस चीज को इंश्योर करना है। सपोर्ट सर्विसेज का इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है कि सीएचओ पीरियडिक मीटिंग कंडक्ट करे विथ मल्टीपर्पस वर्कर एंड आशा एंड एएनएम के साथ और उनको मेंटरिंग प्रोवाइड करें, उनको सपोर्टिव सुपरविजन करें हाउस होल्ड विजिट के दौरान में। इनमें सीएचओ का इंपॉर्टेंट रोल्स आता है। डिफरेंट कैंपेन्स बीएचएनडी में जो हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन हम अपने कम्युनिटी में कर रहे हैं, इसमें सीएचओ का रोल्स आता है। सिर्फ सीएचओ का रोल, सीएचओ इंप्लीमेंट कर रही है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो सिर्फ सीएचओ का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स जो हमारे पीएचसीज के हैं उनका भी सपोर्टिव सुपरविजन का रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उनका विजिट होने चाहिए टू द फैसिलिटी ऑन रेगुलर बेसिस टू हैंड होल्ड द टीम ऑफ द आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज है कि मैनेजमेंट ऑफ जन आरोग्य समिति कैसे हो रहा है। सिर्फ कमिटी बन जाना ही नहीं है, इसका मंथली मीटिंग्स होने चाहिए, उनको फंड उपलब्ध कराने के लिए एक्टिविटीज करने चाहिए, डिफरेंट सोर्स से फंड उपलब्ध कराना चाहिए टू प्रोवाइड डिफरेंट इनपुट्स इन द फैसिलिटी। प्रोसीड्योर फॉर कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग कैसे होगा ये चीज को भी हमें देखना है। फिर सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का भी जेएस मेंबर्स को करना चाहिए एंड इट शुड बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आते हैं हमारा D5 द फैसिलिटी। ये स्टैंडर्ड 5 में हमारा फैसिलिटी इंश्योर हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंटिव एक्टिविटीज थ्रू कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। हमारे एक्सपेंडेड सर्विसेज इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आए हैं तो हमारा सिर्फ प्रिवेंटिव अब केयर नहीं रह गया, अब प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर नहीं रह गया, अब हेल्थ प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज भी हैं। तो उनको कैसे हम प्लानिंग करेंगे, डिफरेंट अप्रोच कैसे यूज करेंगे कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए कि VHSNC से कैसे करेंगे, VHND में कैसे करेंगे, डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन ऑन issues of the facilities
इश्यूज ऑफ द कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करके कैसे करेंगे, ये चीज हमारा प्लानिंग में होना चाहिए फॉर हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए। प्रोसेस फॉलोड टू बी आइडेंटिफाई की चैलेंजेस एंड लिस्ट ऑफ प्रायोरिटीज फॉर मंथली कैंपेन। अब है कि फैसिलिटीज कम्युनिटी में बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि साल का एक कैलेंडर बना के रखना है कि इस मंथ में ये एक्टिविटीज के लिए और इस सीजन में ये कैंपेन हम स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि ये प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव एक्टिविटीज को हम इंश्योर करा सकते हैं। अब रेनी सीजन आ रहा है, तो रेनी सीजन से पहले किस तरह की इश्यूज रेनी सीजन में जनरेट हो सकते हैं, उसको पहले से हम प्लानिंग कर लेंगे कि ये एक्टिविटीज हमारा होना चाहिए, और कैंपेन के द्वारा हम कम्युनिटी को अवेयर करा के रख सकते हैं। फीडबैक ऑफ आशा, VHSNC एंड VHND बाय मेडिकल ऑफिसर्स, ये कलेक्शन करना है। अब जिस लास्ट स्टैंडर्ड में हमने कहा कि रोल ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स का भी है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट फीडबैक्स लेने हैं PHC के मेडिकल ऑफिसर्स को अपनी टीम से कि कैसे हम अपनी कम्युनिटी में और सर्विसेज को इंश्योर कर सके। हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज हैं, तो इसमें एक एक्टिविटीज है कि आपको पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स फॉर डिफरेंट डिजीज को क्रिएट करना है। अगर जिस कम्युनिटी में टीबी के केसेस ज्यादा हैं, तो टीबी के लिए हमारा पेशेंट सपोर्ट ग्रुप बनाया जा सकता है। HIVs में रहते हैं, ड्रग एडिक्टेड कम्युनिटीज बहुत सारे जगह पे हैं, तो एज पर द इश्यूज प्रिवलेंट इन दैट कम्युनिटी हमें उस तरह के पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्रिएट करना है, उनको अवेयर करना है फॉर different health promotive activities, so that they can ensure quality of services and उनकी डिजीज जो हैं उस पे कंट्रोल किया जा सके और कम्युनिटी में स्प्रेड होने से बचाया जा सके। डिफरेंट गाइडिंग प्रिंसिपल टू कॉन्स्टिट्यूट पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स हैं, इस चीज को इंश्योर करना है हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए। इंगेजमेंट ऑफ एजुकेशन एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यहाँ इंटर सेक्टोरल इन्वॉल्वमेंट की बात आ रही है, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, रूरल डेवलपमेंट और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, फूड डिपार्टमेंट्स, ये सबको इन्वॉल्व करना है हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज के लिए। इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट की बात आएगी, तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रमोशन प्रिवेंटिंग एक्टिविटीज करना है। प्लानिंग पहले से करना है, पूरा साल का एक बार कैलेंडर बनाना है कि किस टाइम में किस विषय पे हम एक्टिविटीज कैंपेन करेंगे, उसमें कम्युनिटी का, जज मेंबर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर कराना है, अपने डिफरेंट स्टाफ्स का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर करना है। पेशेंट सपोर्ट ग्रुप्स और डिजीज प्रिवलेंट के हिसाब से हमें पेशेंट सपोर्ट ग्रुप क्रिएट करना है और उनको अवेयरनेस एंड डिफरेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स से अवेयर करके हेल्थ प्रमोशंस इंश्योर कराना है। नेक्स्ट, मल्टी सेक्टोरियल कन्वर्जेंस ऑफ फॉर हेल्थ प्रमोशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन इंश्योर करना है हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के साथ, ICDS के साथ हमें इंटरसेक्टोरियल इन्वॉल्वमेंट करना है और उनकी मीटिंग्स अटेंड करने हैं और उस मीटिंग्स का रिकॉर्ड्स रखना है कि उस मीटिंग्स में क्या हमारा डिस्कस हुआ है एंड व्हाट आर द इश्यूज अराइज्ड एंड हाउ वी हैव टू डू द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट टाइम एक्टिविटीज। Now the next last standard for support services, the facilities compliant with the statutory and regulatory requirements. इसमें है कि हमारे फैसिलिटीज जो भी हैं उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ज्यादा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ये इंश्योर करना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत आता है, बट इसका कंप्लायंस हेल्थ डिपार्टमेंट को करना है। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपको इंश्योर करना है कि हर एक फैसिलिटीज का ऑथराइजेशन होना, रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट हो जाना चाहिए
ऑथराइजेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलना चाहिए। ये जितने भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, नॉन बेडेड आयुष्मान आरोग्य मंदिर रहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग नॉर्म्स हैं ये, लेकिन आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। हाउ यू विल इंश्योर द disposal of your biomedical waste in the premises. Apart from your general waste, you have to ensure this biomedical waste management. No smoking sign आपको डिस्प्ले करना है inside and outside of the facility, that this area is no smoking zone, और ये एक legal requirements है जो हर एक फैसिलिटी को इंश्योर करना है। Intimation process of notifiable diseases as per your requirements, ये जो भी डिजीज हमारे नोटिफाइबल डिजीज हैं, एज पर द प्रोसेस फ्लो ऑफ योर स्टेट, यू हैव टू इंश्योर दैट द नोटिफाइबल डिजीज आर इन्फॉर्म्ड ऑन टाइम। डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं, आपके आईडीएसपी के फॉर्म्स यूज होते हैं, आपके रिपोर्ट मैकेनिज्म है वो आपको इंश्योर कराना है, और इसका रिकॉर्ड्स आपको इंश्योर करना है। अवेलेबिलिटीज ऑफ कॉपीज ऑफ रेलिवेंट लॉज एंड गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ये आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास ये स्टेट से इंस्ट्रक्शंस आए हैं और नहीं करना है। फायर सेफ्टी का एनओसी की जरूरत नहीं है, बट देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन, तो आपको बायोमेडिकल वेस्ट का ऑथराइजेशन का कॉपी रहेगा। डिफरेंट रूल्स एक्ट जो हैं उनकी कॉपीज रहेंगे। ये नोटिफाइबल डिजीज के कॉपीज आपके पास रहना चाहिए, रेफरेंस होने चाहिए। आप कभी भी उसको रेफर करके पढ़ सकते हैं कि इस क्लॉज के तहत में हमको ये चीज इंश्योर करना है, क्योंकि एनक्वास ये नहीं कहती कि आप डिक्टेट नहीं करती है कि यही चीज करना है आपको, बट एज पर द गाइडलाइंस, प्रिवेलेंट गाइडलाइंस रिक्वायर्ड फॉर दैट facility is to be ensured to ensure the quality of care in the facility. So basically the support services is having only 6 standards, but the support services is ensuring that all the services which are being provided are in the process as per requirement of the NQAS requirements. Okay. तो द इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स होगा कि आपको फैसिलिटी इंश्योर दैट लीगल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, उसकी एक कॉपी होनी चाहिए, ऑथराइजेशन अवेलेबल होनी चाहिए, और सिर्फ ऑथराइजेशन मिलने से नहीं होगा, आपको उसके हिसाब से उसका कंप्लायंस करना है कि बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर डिस्पोजल, पहले तो है कि सेग्रीगेशन होना चाहिए, कलेक्शंस होने चाहिए, एंड देन डिस्पोजल एज पर द रूल्स होने चाहिए। और नोटिफाइबल डिजीज, जो इतनी भी लिस्टेड नोटिफाइबल डिजीज हैं उसके लिस्ट रहेंगे, और उनके रिकॉर्ड्स जो भी आपके कम्युनिटी में आए हैं, इंसिडेंट्स हैं, प्रिविलेंस हैं, ये सब चीज आपको रिपोर्ट्स करने हैं। की मैसेजेस अगर कहें इस एरिया ऑफ कंसर्न डी के लिए, तो फैसिलिटी अपकीप इंपॉर्टेंट है। आपका फैसिलिटी का वाइट वॉशिंग प्रॉपर होना चाहिए, साथ में ब्रांडिंग्स ऑफ एनक्वास आयुष्मान आरोग्य मंदिर का होना चाहिए। ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स का मैनेजमेंट प्रॉपर, इंडेंट, स्टोरेज और एक्सपायरी ड्रग्स ये सब अवेलेबल नहीं रहना चाहिए। उनके टाइम टू टाइम replenishing system or rechecking of different expired drugs on monthly basis is to be ensured. Transparency in fund utilization through mechanism of JAS meetings, committees and transparencies ये ensure किया जाना चाहिए। Community involvement for different health promotion activities होनी चाहिए। Use of information technology for record keeping, record retrieval and information capturing होनी चाहिए, और use of different information technology for planning and forecasting activities is to be ensured। और है important है legal requirements compliances ensure करना चाहिए to achieve the requirements of the support services for NQAS certifications।
Okay, thank you. अगर हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं हमारे सपोर्ट सर्विसेज के, तो ये एक फैसिलिटीज का इस तरह का है एक्टिविटीज जो पहले आप देख रहे हैं, ये बिफोर का फोटो है एंड नाउ ब्रांडिंग करने के बाद, व्हाइट वॉशिंग करने के बाद एंड प्रीमाइसेस को, ये इनिशियल फेज ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। तो इस तरह का फैसिलिटीज हमारा भी फैसिलिटीज हो सकता है। हमारा टारगेट जो अचीव करने का है कि all the Ayushman, all the public health facilities to be NQAS certified by December 2026। अगर हम इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से रिक्वायरमेंट्स का करते रहें तो हमारी फैसिलिटीज भी इस तरह से दिखेंगे। थैंक यू ऑल। Thank you, Dr. Ranjit, for the insightful presentation. Now we are proceeding for the question answer session. questionnaire डाला है और feedback. Secondly, we have put the questionnaire and the feedback form on the chat box. So please attempt the questions as well as provide your feedback regarding the session. Policy. रिटेंशन पॉलिसी है, ये डॉक्यूमेंट्स आ रहा है। हाँ, रिटेंशन पॉलिसी है कि डॉक्यूमेंट आपका कितने दिन तक रख सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड्स को आप 3 महीने के लिए रखेंगे कि 1 साल के लिए रखेंगे, ये हैव टू एज पर द स्टेट नॉर्म्स यू हैव टू डिसाइड। So regarding the 2 bucket and 3 bucket system in the Ayushman Arogya Mandir, we have provided the provision for the 2 bucket system. So 1 bucket should be used for the preparation of the hypochlorite solution for the disinfection, and second bucket is used for the ringing of the mop. So now in Ayushman Arogya Mandir, there is provision of only the 2 bucket system. Next question is regarding the branding of Ayushman Arogya Mandir. So somebody has asked regarding that what should be the color and other things. So as per the provision in NQAS and as per the Government of India guidelines, the specified colors has been defined for the Ayushman Arogya Mandir. Like the outer surface of the building should be in the yellow color in the specified shade. The color of window should be in brown color in the specified shade. There is a provision of 6 illustrations that should be on the outer surface of the building. Then there should be a logo of NHM and Ayushman. So these are the provisions which are defined in the NQAS guidebook also for reference. So these should be followed during the certification process when your first facility is going for the assessment. So one question is asked regarding the dengue kit as per the provision in the availability of drugs and diagnostics. So in Ayushman Arogya Mandir, we have provided the provision of having 14 rapid diagnostic kits that include the dengue and malaria kit for the testing of patients who are coming to your Ayushman Arogya Mandir. So it is mandated for the provision of these services. At sub-center. So what will be the teleconsultation and referral? Is it mandatory? MO should not be. MO is not posted in the sub-center level. It is posted either in PHC and above. So CHO is supposed to be available in health and wellness center. These are the main questions which are being. Health and wellness center, as per requirements of Ayushman Arogya Mandir, the drugs requirement is 105 or 106. But we need to enlist the drugs as per the state norms also. As state's essential drug list is to be made available as per the state's norms.
These are the few questions which are asked by the participants. And for rest of the things, we are also uploading the videos which are available on NHSRC website, as well as providing the link for this session also. So you can anytime refer to these links for the learning as well as sharing in your respective health facilities. And kindly refer to the questionnaire which is provided in the chat box, as well as the feedback form which we have shared. Kindly fill the forms and please share with us. And thank you so much for your encouraging participation. And we will continue with this webinar series on the next date for the upcoming 4th Thursday. And we'll continue with the area of concern E, that is general clinical services, and the infection control area of concern F. Thank you so much. Thank you for your participation.